और अब हम आमंत्रित करते हैं मंच पर सतीश महाना जी को। सतीश महाना जी उद्योग विभाग के मंत्री हैं। प्रदेश में उद्योग किस तरह से आगे बढ़े, ये जिम्मेदारी सतीश महाना जी के कंधों पर है। और ऐसे वक्त में जबकि कोविड का संकट आया, ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन का समय आया, तब भी अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ती रहे, उद्योगों की रफ्तार किस तरह से बढ़ती रहे, ये जिम्मेदारी सतीश महाना जी के कंधों पर थी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री जी। हमारे साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर इनपुट मनोज राजन त्रिपाठी जी भी हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि जो उद्योग विभाग है उसमें जितने भी हर्डल है, बाधाएं हैं, जो कठिनाई है, उस कठिनाई को किस तरह से उद्योगपतियों के लिए दूर किया जाए। एक बड़ा लैंड बैंक जो उत्तर प्रदेश के पास है उसमें किस तरह से निवेश अब तक बढ़ा है, कैसे आगे बढ़ेगा, इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। मनोज जी बैठिए, राम अपनी गद्दी लीजिए। द लीडर बिहाइंड बिजनेस लीडरशिप सतीश महाना, बहुत समय से जानता हूं, बहुत समय से पहचानता हूं, और आज इस कोरोना टाइम में पहले तो यही चाहूंगा कि आप ये बताएं कि इस कोरोना टाइम में, इस एंटी वेव में कैसे आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। माइक आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ 2017 के बाद। सबसे पहली बात है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी और सुरक्षा मिलेगी। 2017 से पहले दुर्भाग्य से इंडस्ट्री डिस्कस नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में, नाइदर इन न्यूज़पेपर्स नॉर इन मीडिया नॉर इन पॉलिटिकल फील्ड्स। राजनीतिक लोग भी इंडस्ट्री डिस्कस नहीं करते थे, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि इंडस्ट्री प्रायोरिटी में नहीं था, उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं होता था। मैं जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का दायित्व मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया, तो लोगों ने मुझे कहा कि क्या मामला है, तुमसे कोई नाराज़ है क्या? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये भी कोई विभाग है। आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि आज इंडस्ट्री प्रायोरिटी के ऊपर डिस्कस होता है। इंडस्ट्री आज प्रदेश की बैकबोन है प्रगति के नाते से। इंडस्ट्री आज प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के लिए सबसे चर्चा का विषय है। इंडस्ट्री का एक माहौल बनाने की ज़रूरत थी 2017 के बाद। जो सबसे पहला काम किया है लॉ एंड ऑर्डर का। पहले इन्वेस्टर समिट में उसको विस्तार से नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि विस्तार से काफ़ी समय लगेगा। मैं उसको बिंदु वाइज बताता हूँ कि पहला इन्वेस्टर समिट हुआ फरवरी 21 और 22 फरवरी 2018 में। एक साल भी हमारी सरकार को बने हुए नहीं हुआ था। वहाँ पर एक मैसेज गया पूरे देश और दुनिया में कि उत्तर प्रदेश अब इंडस्ट्रीज़ के लिए तैयार है। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, मैं जिस समय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति की कोई बात कहता हूँ कि वो सत्य होती है और साहस होता है, मन के अंतर्गत वो विश्वास होता है कि जो बात हम कहेंगे उसका संरक्षण हमारे को मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और उनके आशीर्वाद से मैंने एक बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर कि इंडस्ट्री जो आएंगे हम उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। पहले समन्वय नहीं होता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता था। फिर हमने कहा उनको संसाधन देंगे, संसाधन की कोई बात भी नहीं करता था। फिर हमने उनको कहा सुरक्षा देंगे हम आपको। फिर हमने उनको कहा कि हम आपकी सुरक्षा के साथ आपकी समृद्धि के लिए काम करेंगे। जनरली परसेप्शन ये होता था कि इंडस्ट्रिस्ट आ जाएगा इसका मतलब वो खराब आदमी है, लेकिन आज वो परसेप्शन चेंज हुआ कि इंडस्ट्रिस्ट आएगा तो वो अच्छा आदमी हो सकता है। स्वाभाविक रूप से वो तो पैसे कमाने आएगा। हमारी पॉलिसी हमने तय कर दी, पॉलिसी तय कर, उस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी इंडस्ट्रिस्ट उत्तर प्रदेश में आके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको उस पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी सहयोग की आवश्यकता होगी। हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया, निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया। हर आदमी को अब इंटरफेस, ह्यूमन इंटरफेस कम ही कर दी सबसे ज़्यादा। आप जाइए अपने हमारे निवेश मित्र पोर्टल पर, आपकी आवश्यकताओं के बारे में बताइए, इंडस्ट्री के बारे में बताइए, किस सेक्टर में लगाना चाहते हैं वो बताइए। उसमें सारे क्लियरेंसेस वहीं आपको मिल जाएंगे। ज़मीन भी आपको खरीदनी है तो वहीं पर आपको वो भी मिलेगी, उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। वहीं पर पैसा जमा कराए और वहीं पर आपको उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, आपके नक्शे की वही स्वीकृति मिलेगी। और सौभाग्य से इन 3 वर्षों में हमने देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आए। एक सिर्फ प्रदेश आंध्रा हमसे आ गया, नहीं तो बहुत सारे प्रदेश जो देश में इंडस्ट्री के नाते से डिस्कस होते थे वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूटते हुए नजर आए। अब मैं आपकी ये बात थोड़ी सी मैंने इसलिए बतानी आवश्यकता थी कि कहाँ से शुरुआत हुई। अब जो आपने प्रश्न किया
इस कोविड काल में भी मैनेजमेंट का जिस प्रकार से कोविड मैनेजमेंट का जिस हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता के साथ जिस शिद्दत के साथ किया और जिसका एक मैसेज गया पूरे देश और दुनिया में, जहाँ पर WHO ने भी जिसकी तारीफ करी। आज भी मैं देख रहा था आंकड़े, तो कल अमेरिका में 2,36,000 केसेस एक दिन में आए और कल हमारे प्रदेश में आए 23 करोड़ की जनता में 1100 केसेस। देखिए कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता, लेकिन जिसमें मैनेजमेंट की बात होती है, दक्षता की बात होती है, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होता है। उसने इंडस्ट्रीज के मन में विश्वास पैदा किया। हमने इस कोविड काल को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। मैंने अपने विभाग में 21 नए ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर हमारे यूपीसीडा के जो थे उसको ऑनलाइन पोर्टल किया, उसमें सारे क्लियरेंसेस उनको मिल सकती हैं, हर प्रकार के 21 मैंने नहीं रोका, मैंने अपने विभाग के अधिकारियों का कि आप जो लैंड का अलॉटमेंट का प्रक्रिया आपकी पहले से थी वो चालू रहनी चाहिए। हमने 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लॉट इस कोविड समय के अंतर्गत अलॉट किए हैं और ऑनलाइन अलॉट किए, पूरी पारदर्शिता के साथ अलॉट किए। इस कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, 3 महीने पहले टॉयज़ की बात करी थी कि चाइना में जो टॉयज़ बन कराते थे अब हमारे हिंदुस्तान में बने। हमने 115 टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोगों ने प्लॉट आवंटित कर दिया। मैं यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, फिर आपका दूसरा प्रश्न जो होगा लूँगा, कि पहले जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के आवंटन होते थे वो रियल स्टेट के पर्पज से होते थे। आदमी प्लॉट ले लेता था, 10-15 साल 20 साल बनाता नहीं था। लेकिन आज की डेट में जो प्लॉट ले रहा है उसको ये पता है कि 5 साल तक अगर वो अपनी इंडस्ट्री चालू नहीं करेगा, जिस पर्पज़ के लिए उसने प्लॉट लिया है, अगर उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका प्लॉट कैंसिल हो गया। हमें एक्ट बना दिया। हमने एक्ट बनाने का मतलब है कि वो मैंडेटरी है, उसको हो गई होगा। तो जब लोगों को पता है कि 5 साल में इंडस्ट्री लगानी है और वो प्लॉट लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो तैयार ही होकर आ रहे हैं कि हमने 5 साल में इंडस्ट्री लगानी है। हमने कोविड काल में ही हमने अलग अलग मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर अलग अलग डेस्क बनाए, अलग अलग कंट्री के साथ बातचीत करने के लिए, अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए, जापान के साथ बातचीत करने के लिए, कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए। जो से इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती थी चाइना से, उनके साथ हम कैसे इंटरेक्ट करके उनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाद यूपी में ला सकते हैं। एक छोटी सी बात जो मैं अपनी ये वाली बात समाप्त करूँगा कि अभी इसी दरमियान सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट 4,800 करोड़ रुपए की हमने अभी उसके सैंक्शन किया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना, माननीय सुरेश खन्ना जी ने नेतृत्व किया, मैं और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी उसके सदस्य थे। मुख्यमंत्री जी ने उसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था। हम लोगों ने रिकमेंडेशंस करी और उसको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया। अप्रैल में डिस्प्ले यूनिट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और दुनिया में ये तीसरा देश होगा जो डिस्प्ले यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये हमने कोविड काल में किया। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और ईज ऑफ बिजनेस में 12वें स्थान से आप दूसरे स्थान पे आए, बिल्कुल सही है। आपको देनी है सुरक्षा, बिजली और आधारभूत ढांचा सिंगल विंडो सिस्टम में। आपको लगता है कि दरोगा राज खत्म हो चुका है? अभी भी इंडस्ट्रीज, जो छोटा हो या मझोला हो या बड़ा हो, वो बहुत आराम से आता है और उसको काम तुरंत मिल जाता है? yes. सारी एनओसीज उसके हाथ में होती है? यस देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है, ये हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर नहीं है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जो मानक तय होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तय होते हैं और उसमें हर स्टेट के बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रिस्ट है, वो जो फीडबैक देता है उसके आधार के ऊपर हमारी रैंकिंग होती है। हमने पोर्टल बना दिया तो इसके आधार के ऊपर हमारी रैंकिंग नहीं होगी। वो बिजनेस जो फीडबैक देते हैं और स्वाभाविक रूप से जिस समय इतनी बड़ी संख्या में हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, जो सामने है, जो दिख रहा है, मैं उस इंडस्ट्री लेकर आएंगे की बात नहीं कर रहा, लेकर आ चुके हैं और लेकर आ रहे हैं, जो प्रोसेस के अंतर्गत है, जहाँ पर काम शुरू हो गया, जहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा का दायित्व नहीं था। मैं अहमदाबाद गया था, हाँ, मैं अहमदाबाद के एक इंडस्ट्रीज ने बोला, पहले मेरी पीवी कहती थी कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं जाओ, अब मुझे कहती है कि आप जाओ यूपी में। आज हम इस बात की प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्रीज को कोई भी व्यक्ति हैरेसमेंट करके उनसे रैंसम या फिरौती मांगने का साहस नहीं कर सकता। इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसकी हम गारंटी लेते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, आपने बात कही कि सब कुछ सुरक्षित है। राम, आपको लगता है कि जो पिछले दिनों योगी सरकार में जो क्राइम की घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे क्राइम हुए हैं, चाहे एक विकास दुबे नाम के एक गैंगस्टर ने 8 पुलिस वालों को मारा हो, चाहे सोनभद्र में जमीन के कब्जे को लेकर किसानों पर गोली चला के उनको मौत की नींद सुला दिया गया हो, चाहे पेशी पर आए लोगों पुलिस वालों की हत्या कर दी गई हो, या
काउ स्लॉटर के मुद्दे पर किसी एक दरोगा को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला हो। ये सर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर एक परसेप्शन बनता है बियॉन्ड यूपी की सरहद के पार एक परसेप्शन बनता है। आपको लगता है कि ये परसेप्शन इसमें मनोज जी एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्री जी हों या आप हों, आप दोनों कानपुर के कोहिनूर हैं और एक ही जगह से आते हैं। और चूंकि आपने बिकरू जोड़ दिया इसलिए मैं इसमें ये जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जब उसकी जांच हुई है और जांच के बाद रिपोर्ट आई है तो अंदर उसकी ये खुलासे हो रहे हैं कि बहुत सी सिस्टम के लोग इन्वॉल्व हैं और उन पर जांच के बाद कार्रवाई के लिए भी रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब सिस्टम इन्वॉल्व होता है, किसी क्राइम के पीछे एक सिंडिकेट काम करता है, तो कठिनाई होती है कि भाई ये धमकी देने वाला है, धमकी देने वाले के पीछे 4 लोग और खड़े हैं, वो उद्योगपति के सामने दिक्कत खड़ी करते हैं। और कानपुर में तो बहुत बड़ा लेदर का एक तरह से पहचान ही कानपुर की थी, और उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि एक लेदर के लिए फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है कानपुर में। ये सिक्योरिटी, ये परसेप्शन क्या तोड़ पाए आप महाना जी? देखिए, ये इस बात में जो भी आपने घटनाएं गिनाई हैं, घटनाएं दुर्भाग्य से जो होती रही हैं, आज पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा विशेष रूप से ये सख्त हिदायत है कि जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, अगर उसमें सिस्टम के लोग भी इन्वॉल्व थे और डीआईजी लेवल का भी आदमी अगर कोई उसमें इन्वॉल्व था तो उसको भी सस्पेंड किया। ठीक है, उन लोगों को, जो लोग भी जिनके ऊपर संभावना थी, जिनके बाद में वो प्रमाणित भी हुआ वो कोर्ट के माध्यम से, उनको जेल के अंतर्गत तत्काल गिरफ्तार करके डाल दिया गया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन ये इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है करे। जितनी भी घटनाएं आपने बताई हैं, चाहे वो पेवरू कांड से संबंधित हो, चाहे वो एक दरोगा की पिटाई से संबंधित हो जिसकी हत्या कर दी गई थी, चाहे वो संबल से संबंधित हो, तत्काल देखिए सरकार एक्शन में कभी भी नहीं आई थी। कभी भी अपराधियों को संरक्षण देने वाली बात नहीं हुई थी। पहले सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था, अब सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। 0% टॉलरेंस जो मुख्यमंत्री ने की तो 0% है। हाँ, दुर्भाग्य से इस प्रकार की दुर्घटनाएं अगर होती हैं और वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मानसिक विकृति कहूँगा, मानसिक बीमारी कहूँगा, मानसिक विकृति के कारण कोई लोग इस प्रकार की घटना करते हैं, तो उनको जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो मिलती है, और ये सजा ही संदेश देगी कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ये जो बिवरू कांड के जो महाशय थे, पिछली सरकारों में संरक्षण पाते ही थे ना, हमारी सरकार में जहाँ उनको भेजना चाहिए था भेजा गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जहाँ भेजना था भेज दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको तमाम सारी, विकास दुबे उस दुर्दांत अपराधी का नाम था, और बिल्कुल सही है, बहुत सारी पिछली सरकारों का संरक्षण रहा है। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, बिल्कुल लोगों ने सरेंडर करके अपनी जमानत कटा के वो जेल में चले गए हैं। बहुत सारे लोगों के एनकाउंटर्स भी हुए हैं, पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए तमाम सारे अपराधी। बहुत सारी, एक प्रचलित है कि आपके यहाँ एक हाफ एनकाउंटर होता है, दैट हाफ एनकाउंटर इज कि घुटने के नीचे गोली मार दी जाती है उसको मुठभेड़ के दौरान। बिल्कुल कार्रवाई हुई है, पर सरकार का वो इकबाल क्यों नहीं है कि इतनी बड़ी घटनाएं ना हो? सवाल ये है सतीश जी। घटनाएं, मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है घटनाएं, मैंने कहा जिनको माइंडसेट पुराना बना हुआ है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझते थे, मैं नाम उन लोगों का लेकर उनका महिमा मंडित नहीं करना चाहता, लेकिन उनके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया। केवल जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अपराधियों और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो प्रयागराज से संबंधित हों, चाहे वो आजमगढ़ से संबंधित हों, उन सबका समूल विनाश किया गया उस साम्राज्य का। तो जिस समय उनके उस साम्राज्य का समूल विनाश किया गया, मतलब मैं नहीं करेंगे नहीं कह रहा हूँ, किया गया है, और जिस समय वो किया गया तो उनकी वो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथनेस होती है वो भी ख़त्म होती है, उनका इकबाल भी, उन अपराधियों का इकबाल समाप्त होता है, और जिस समय अपराधियों का इकबाल समाप्त होता है तो उस समय सरकार के इकबाल के कारण ये सब समाप्त होते हैं। उस समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वापस निवेश पे आना चाहता हूं, क्योंकि आपने सैमसंग डिस्प्ले का नाम लिया। तकरीबन 5,000 करोड़ का निवेश नोएडा में होने वाला है, प्रोसेस में आ गया, बिल्कुल अप्रैल में। तो मेरा सवाल यह है कि जो चीन से कंपनियां हटना चाह रही हैं, हट रही हैं,
उन्हें उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या आकर्षण है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में जहां पहले से जमी जमाई यूनिट्स हैं वहां भी जा सकते हैं, ऐसा क्या बदलाव, आप हालांकि आपने प्रस्तावना में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसा क्या बदलाव है कि चीन से कंपनी उठे तो उत्तर प्रदेश ही आ रही है? देखिए, मैंने बताया ना, हमने कोविड को एक समस्या थी लेकिन हमने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया उस टाइम को, और उसमें हमने पर्सनली, मैंने बताया, अलग अलग डेस्क बनाकर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारे डेडिकेटेड डेस्क हैं जो लोगों से बातचीत करते हैं। हम अपनी उत्तर प्रदेश की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए, एडवांटेज यूपी में क्या है, एडवांटेज यूपी में चाहे लैंड से संबंधित हो, चाहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से संबंधित हो, चाहे हमारा वी आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीआर। एनसीआर के इम्पॉर्टेंट पार्ट हम शुरू से रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि अभी हुए हैं, लेकिन उसका प्रोजेक्शन नहीं हुआ। आज जिस समय आईटी की पहले बात होती थी, लोग कहते थे आईटी, चाहे वो बेंगलुरु की बात होती थी या हैदराबाद की बात होती थी, आज बेंगलुरु और हैदराबाद की बाद में बात होती है, नोएडा की पहले होती है। पहले भी तो ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, पहले भी तो एनसीआर का पार्ट था, पहले क्यों नहीं आना चाहते थे लोग? एक वातावरण बनाया, एक माहौल बनाया, कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रीज केवल इंसेंटिव्स के लिए नहीं आते, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आते हैं। और आज जिस समय वहाँ आ रहे हैं, उनको लगा होगा तभी आ रहे हैं ना। हमने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, और पॉलिसीज़ बनाने के साथ साथ एक कोविड के कार्यकाल में अगर पॉलिसीज़ को अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो हमने उसका रिव्यू की ज़रूरत है तो हमने उसका रिव्यू भी किया। जैसे छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हम लोगों ने पहले 100 एकड़ मिनिमम रखा था, 100 एकड़, 150 एकड़, अलग अलग प्रांत के अलग अलग हिस्सों में। हमने उसको घटाकर 25 एकड़, 30 एकड़ कर दिया। अब प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क वाले भी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो हमने पॉलिसीज़ भी कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने करी। हमने जितने भी वो जो पीरियड था लॉकडाउन का, हमने उसके सारे संबंधित टाइम एक्सटेंशन शुल्क भी माफ़ किए, उसके संबंधित जो ब्याज था वो भी माफ़ किया। तो लोगों को लगा कि नहीं, अब सरकार इंडस्ट्रीज के हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है, और इस समय इंडस्ट्रीज़ के हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है, तभी वो आए हैं। देखिए, जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं या छोटी कंपनियां, कोई भी आदमी जो निवेश करता है, वो पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित, वो कहते हैं ठोक बजा कर देख लेता है, कि वो पुरानी कहावत है, हम लोग कहते हैं ठोक बजा कर देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर काम करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे को सहयोग मिलेगा। मैंने आपको कहा, हम समन्वय भी करते हैं। पहले सरकार के साथ, बाबू के साथ समन्वय नहीं होता था। अब मैं कोविड के पहले, कोविड के दरमियान तो हम लोगों ने ऑनलाइन बातचीत करी, वर्चुअल मीटिंग्स करी, लेकिन उसके पहले मैंने जितने लोगों ने भी एमओयू किया था, हर तीसरे महीने मैं स्वयं बैठता था। सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं, इंडस्ट्री से संबंधित सारे विभागों के अधिकारी, वरिष्ठतम अधिकारी बैठते थे। तत्काल उसी समय 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे को इसमें प्राप्त हुआ। इसमें एवी मॉरिस है, ये खमीर बनाने का काम करेंगे, ईस्ट बनाने का। अभी हम लोगों ने उनको ज़मीन आवंटित कर दी, प्रयागराज में हमने उनको ज़मीन दी है, ठीक है। ये सैमसंग वाले, अभी इसी दरमियान हमने आइकिया का एक ज़मीन हम लोगों ने नोएडा में उनको अलॉट करी थी, उसको हम लोगों ने क्लियरेंसेस करने हुए थे, इसके पैंडमिक के कारण अटक गए थे, उनका भुगतान नहीं आया था थोड़ी सी, हमने उसको रिजॉल्व किया। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में वो बनेगा। अभी आपको मैं बताऊं, हीरानंदानी ग्रुप ने, हीरानंदानी ग्रुप के मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया डेटा सेंटर के लिए ग्रेटर नोएडा में। हमने 25 उनके एप्लीकेशन आने के बाद 25 दिन के अंतर्गत उनको क्लियरेंस दे दी, उन्होंने पैसे जमा करा दिए, जनवरी में काम शुरू हो रहा है और 2022 में सबसे बड़ा, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। 6,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगा रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपये फर्स्ट फेज में लगा रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपये लगा रहे हैं। ये आइनॉक्स वाले जो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, लिक्विड गैस है, ऑक्सीजन लिक्विड गैस बनाते हैं, तो ये अभी कोरोना के समय हुआ कि ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट हमारी कोविड टाइम में लगी है। और जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए तो पर्याप्त है ही है, नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स को वो उसको यहाँ से बेचने की उनके पास ऑक्सीजन। तो इतना बड़ा ये सारे इस प्रकार की इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया वालों ने हमारे को कहा कि हम नई इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाने के लिए हमने उनको ज़मीनें दी हैं। तो बहुत मतलब मैंने कहा कि जो भी इंडस्ट्रीज, अब मैंने पिछले दिनों मीटिंग करी थी अपने अधिकारियों की। मैंने शुरू में ये कहा कि जनरली पहले ये परसेप्शन था कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मतलब ज़मीन बेचने और ख़रीदने का डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा कि ज़मीन बेचने और ख़रीदने के आधार के ऊपर आपका असेसमेंट नहीं किया जाएगा, आप कितनी इंडस्ट्रीज ला रहे हैं। अब हमारा अधिकारी जाते हैं उनके पास बातचीत करने के लिए। पहले तो कोई इंडस्ट्रीज आ जाता था, लोग समझते अच्छा इंडस्ट्री लाया है, समझो कोई ना कोई गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रीज आएगा,
तो मैंने कहा पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता है हमारी पॉलिसी में, पॉलिसी के बियॉन्ड हम एक बिंदु आगे नहीं बढ़ सकते, एक बिंदु कम नहीं कर सकते, और वो पॉलिसी देख कर आते हैं। तो एक संवाद बना, हमारे अधिकारियों ने सीधा जाकर उनसे बातचीत करी, उसके कारण ये सब हुआ। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि सैमसंग डिस्प्ले ला रहा है, एक कंपनी आ रही जो खमीर बनाएगी, और ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी जो कमी पड़ गई थी वो भी होगी। ठीक है, मैंने माना कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, जो आप कहते थे कि ये कौन सा विभाग है, क्या बना दिया आपने मुझे। तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लिक्विड ऑक्सीजन दे रहा है सरकार को, सरकार का डिस्प्ले भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप उसका डिस्प्ले भी बहुत बेहतरीन करा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है सरकार के किए धरे का खमीर उठाने में लगा हुआ है। ईस्ट जो आपने बताया, विपक्ष का कहना है कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, ये पेपर्स पर ज्यादा है, अकाउंट्स में कम है, कागजों पर ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन वही आप थे जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट समिट बुलाती थी, तब आपके मतलब भारतीय जनता पार्टी इस बात का ऐलान करती थी कि शून्य पैसा है, कागजों में अरबों है। देखिए, उन्होंने पहली बात तो प्रयास नहीं किया। हम लोगों ने, मैं एक छोटा सा याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपके जी न्यूज़ ने हमारे जितने भी इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शोज़ किए थे, सब प्रोमिनेंटली कवर किए थे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके रिकॉर्ड में है, कोई भी बात मैं कह रहा हूं। तो जो हमने रोड शोज़ किए थे अपने इन्वेस्टर समिट के लिए, जो रोड शो किए थे, हमने अगर मुंबई में ट्राइडेंट में किया था, रोड शो किया था, उसको अपना इन्वेस्टर समिट कहते थे। हमने दिल्ली के ताज में रोड शो किया था, उसको वो अपना इन्वेस्टर समिट कहते थे। दो के अलावा तीसरी जगह उन्होंने किया नहीं। एक आगरा में हुआ था, है, एक आगरा में हुआ था, राइट, एक आगरा में हुआ था। हम बैंगलोर गए, तो बैंगलोर जब हम गए तो बैंगलोर वाले लोग चर्चा, हम किरण मजूमदार शाह से बायोटेक वाली से उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव कम टू कर्नाटका फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, वी डिड नॉट सी एनीबडी कमिंग हियर। तो उनके वहाँ पर कोई आज तक गया नहीं था। हम हैदराबाद में गए, हम कलकत्ता में गए, ये सारे हमने रोड शोज़ किए थे। जो उनका इन्वेस्टर समिट था वो हमारे रोड शो के बराबर था। देखिए, हमने जो इन्वेस्टर समिट किया वो देश में किसी भी राज्य ने उस तारीख तक नहीं किया था, ये फैक्ट है, और कोई ये प्रमाणित फैक्ट है। और हमने रोड शो करने, हमने इन्वेस्टर समिट करने के 3-5 महीने के बाद ही 21-22 फरवरी 2018 को हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था। 29 जुलाई को हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था, जिसमें 81 इंडस्ट्रीज को किया था। मैं स्वयं उसका निमंत्रण देने के लिए हर राजनीतिक दल के नेताओं के यहाँ गया था। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप जाइए, सबके पास गया। मैं आदरणीय अखिलेश जी के पास भी गया, मायावती जी से भी मैंने प्रयास करने का बहुत संपर्क किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं रहती थी। उन्होंने कहा ये भी कोई काम है जिसके लिए जाए। हम कांग्रेस के लीडर्स के पास भी गए। हमने विधानसभा के हर माननीय सदस्य को, विधान परिषद के हर माननीय सदस्य को, लोकसभा के हर माननीय सदस्य को, हमने सबको निमंत्रण भेजा, पर्सनली बातचीत करी। वो आना नहीं चाहते थे। दूसरा इन्वेस्टर समिट जो हमने जुलाई 2019 में किया, जिसमें देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे, उसके लिए हमने कहा कि आप आइए, पहले इन्वेस्टर समिट्स की जो इंडस्ट्रीज थी हम उसका रियल जो आज की तारीख में उसका स्टेटस है वो हम डिस्प्ले करेंगे, आप आइए उसको देखिए। उसमें भी नहीं आए। तो एक्चुअली उनकी रुचि नहीं थी, उनकी ना रुचि इंडस्ट्री में थी ना इंडस्ट्रीज में थी। उनके समय में इंडस्ट्रीज धीरे से कमरे में आकर उनसे बातचीत करने चले जाते थे। आज हमारे इंडस्ट्रीज, मैंने कहा कि हम पूरी पंचायत लगाते हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के वरिष्ठतम अधिकारियों को, उनको बुलाकर उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। तो अब वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कम से कम आज इंडस्ट्री के बारे में बात तो कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था हो पाई है जैसी कि इंडस्ट्रीज आ रही है, अब ये मजदूर बाहर ना जा पाए, और कितने मजदूरों को रोजगार देने की हालत पैदा कर पाए हैं आप? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर केवल इंडस्ट्री में ही काम नहीं करता। मजदूर के पास बहुत बड़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत काम करता है। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मजदूर काम करता है। कृषि का जीडीपी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, ठीक है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसने इस देश की इकोनॉमी को संभाल रखा है। हमारे जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग आए वापस, उन लोगों को मनरेगा के अंतर्गत वहाँ पर मजदूरी दी गई, वहाँ पर उनको काम दिया गया। देखिए, मार्केट्स जिस समय बंद थे, सारे मार्केट्स बंद होने की वजह से, देखिए एक दुकान में, एक छोटा सा कोई रेस्टोरेंट होता है, यहाँ पर लखनऊ में एक रेस्टोरेंट की बात करूँ, मुझे लगता है कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में 20, 25, 30 लोग काम करते हैं, कम से कम 100-150 लोग भी काम करते हैं। एक इंडस्ट्री में 100-150 लोग काम नहीं करते होंगे, मतलब जनरली, वैसे तो हज़ारों की संख्या में काम करते हैं। तो ये सारा अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर जगह पर लोगों को मजदूर आते हैं। हर क्षेत्र में एक दुकान होता है, एक दुकानदार 2 लोगों को मजदूरी के लिए रखता है।
एक कोई रेस्टोरेंट होता है, एक कोई होटल होता है, इधर जो एंटरटेनमेंट से संबंधित, अम्यूजमेंट पार्क से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, उसमें बैंड वाला भी होता है, वेटर भी होता है, सब लगभग 16 से 20% लोग सिर्फ इंडस्ट्री में काम करते हैं, 80% लोग इसके बाहर काम करते हैं। और आज की तारीख में जिस समय कोरोना का क्राइसिस हुआ तो जो भी मजदूर बाहर से आए उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए गए पैसे, दिहाड़ी मजदूरों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मजदूर भूखा नहीं सोया होगा। इतना राशन उपलब्ध उन लोगों को करा दिया गया था कि एक समय पे अगर उन्होंने कहा कि हमारे को राशन नहीं चाहिए, तो उन सबकी चिंता एज एंड वेयर इट इज़। और हम लोगों ने जिसमें इंडस्ट्री की बात करी, इंडस्ट्री में हमने पोर्टल बनाया, उसके ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। इंडस्ट्रीज़ को जब जैसे यहाँ से बाहर दूसरे प्रदेशों में लेबर चलेगी तो उनके पास वो पोर्टल उपलब्ध है, उनकी क्षमता, उनकी आवश्यकता, उनके टैलेंट के हिसाब से वहाँ पर लोग उपलब्ध हैं। और आज इंडस्ट्री जितनी प्री कोविड में थी, पोस्ट कोविड आज उससे ज़्यादा चल रही है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण अभी हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने विस्तार से उसके बारे में बताया ही है। वो जो जितनी इंडस्ट्रियल पावर कंज्यूम होती थी प्री कोविड, उससे लगभग 10% से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पावर आज इंडस्ट्री के नाते से कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन हो रहा है इसका मतलब लेबर काम करेगी। यूरन, जब ऑन द वर्ज ऑफ इलेक्शन, आप बिल्कुल इलेक्शन की चौखट पे खड़े हैं, मुद्दा क्या होगा? राम होंगे, जो आपने मंदिर की शिलान्यास कर दिया, राम होंगे कि रोजगार होगा, लव जिहाद होगा या लेबर होगा? देखिए, समाज में जब रहते हैं तो सबसे पहली बात ये है, देखिए इस देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रियोरिटीज चेंज कर दी। पहले प्रियोरिटी होती थी जाति के हिसाब से, तुम मेरी बिरादरी के हो तुम मुझे वोट दो, तुम उसकी बिरादरी हो तुम उसे वोट दो। मैं 1991 से MLA हूँ। 2012 में जब परिसीमन हुआ तो मेरे क्षेत्र में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ा 20%। तो जब मैं पहली बार वहाँ पर, वैसे तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया तो लोगों ने मुझे कहा कि उधर मत जाना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो फलानी बिरादरी के वोट हैं, फलाने को वोट देंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे यार? जब प्रधानमंत्री ने कहा हम सबका साथ और सबका विकास, तो हम सबको साथ लेकर चलते हैं। तो आज प्रियोरिटी डेवलपमेंट है, और जिस समय डेवलपमेंट प्रियोरिटी है इस देश की, मैंने कहा ना, जातिवाद की राजनीति समाप्त करी, गुंडागर्दी की राजनीति समाप्त करी, भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त करी, और विकासवाद की राजनीति लेकर आए। और जिस समय विकासवाद की राजनीति है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। और जो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते थे, मैं अंत में एक बात, क्योंकि आपने उसका नाम लिया है लव जिहाद का, हम उसमें लिए लॉ बना के लाए। एक राजनीतिक दल ने कहा कि हम आएंगे तो उसको समाप्त कर देंगे। इसका मतलब वो इस बात से सहमत हैं कि लोग को धोखा देकर, अपनी पहचान छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर, अगर किसी लड़की के साथ दुराचार करता है, उससे विवाह करता है, अपनी वास्तविकता छुपाकर। हिंदुस्तान के कानून में ये लिखा गया कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है, और हमारे भी कानून में इस बात की बंदिश नहीं है कोई किसी के साथ शादी ब्याह नहीं कर सकता। लेकिन झूठ बोलकर, फैक्ट छुपाकर, धोखा देकर ये नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर सख्ती से होगा। और जो लोग कहते हैं इसको ख़त्म कर देंगे, तो इसका मतलब वो धोखे, झूठ और बेईमानी के साथ खड़े, हम उसके साथ नहीं खड़े। देखिए, मैं भी यूपी से हूँ, राम भी यूपी से, दर्शक भी यूपी से हैं, आप भी यूपी सरकार के एक अहम नुमाइंदे हैं, और इस चैनल का नाम भी जी यूपी उत्तराखंड है। मैं चाहूँगा कि सचमुच सिंगल विंडो सिस्टम से इंडस्ट्री खड़ी हो और ये सारा उद्योग पनपे। फिल्म सिटी भी महाराष्ट्र के साथ पैरेलली यहाँ भी खड़ी हो जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से धन्यवाद कि आप आए और सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया।